एनिमे की तरह हमारा अपना इंडियन कैरेक्टर डिज़ाइन लैंग्वेज क्यों नहीं है? अगर ये क्वेश्चन आपका है तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे ये क्वेश्चन था मेरे एक सब्सक्राइबर ब्रजेश चंद्र का। उसने बहुत बार मेरे को ये क्वेश्चन पूछा कि हमारा इंडियन कैरेक्टर डिज़ाइन का स्टाइल एनिमे के जैसे क्यों नहीं है। तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए। तो इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले स्टाइल होता क्या है। स्टाइल ये नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर डिज्नी का उठा लिया, कुछ कहीं से उठा लिया और उसको बिंदी और सुर्खी लगा के और चुनरी पहना के। मैंने एक देखा था कोरोना में जो फेमस हुआ था, उसने यूट्यूब वाले ने ये करा था। ऐसे नहीं होता। ऐसे होता तो ये तो बहुत ही आसान है यार, फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो एनिमे में तो सबसे पहले स्टाइल होता क्या है, हम इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एनिमे ने ये कैसे किया, ये जो इतना तामझाम खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, ये कैसे किया। फिर है इंडियन एनिमेशन में समस्या आती कहाँ है, ये सब हम क्यों नहीं कर पा रहे। अब सवाल है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, तो ये भी इसमें डिस्कस किया गया है। फिर हम कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो पेंटिंग्स एंड आर्टवर्क्स हैं उसमें से आप हेल्प कैसे ले सकते हैं। और फिर कंक्लूजन है, बाकी आप वीडियो देख लीजिए। सो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा मुझे ब्रजेश, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। फ्रीलांस वर्क एंड दिस एंड दैट, मुश्किल होता है ये बनाना। सबसे पहले स्टाइल होता क्या है। बहुत से आर्टिस्ट सोचते हैं कि स्टाइल का मतलब है बड़ी आंखें बना देना, अलग हेयर स्टाइल बना देना, इंडियन कॉस्ट्यूम पहना देना और करेक्टर तैयार। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो अगर आप एक एनिमे करेक्टर को धोती, पगड़ी, बिंदी या फिर इंडियन ज्वेलरी पहना देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन करेक्टर डिजाइन नहीं बन जाता। अब इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि यही आधार हैं कैरेक्टर डिजाइन्स के। उसके चेहरे की स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी लाइन रिदम और उसके भाव में भी एक विजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए। स्टाइल की शुरुआत होती है फेस स्ट्रक्चर से। सिर का आकार कैसा है, आंखें कहाँ फिट होती हैं, नाक को यानी कि नोज को कैसे सिंप्लीफाई किया गया है, जॉ लाइन कहाँ है और पूरे चेहरे की लाइंस किस रिदम में चलती हैं। यही चीजें मिलकर एक विजुअल लैंग्वेज बनाती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एनिमे ने ये कैसे किया। आज एनिमे हमें एक बहुत एस्टेब्लिश स्टाइल लगता है, लेकिन ये स्टाइल एक दिन में नहीं बना। जापानीज मांगा कॉमिक आर्टिस्ट और एनिमे आर्टिस्ट ने कई दशकों तक लगातार अपने विजुअल लैंग्वेज पर काम किया है। उनकी अलग अलग जनरेशन्स ने उनमें बदलाव किए, एक्सपेरिमेंट किए और उसे आगे बढ़ाया। सारा देश जैसे एक ही दिशा में काम कर रहा था, तो ये रिजल्ट तो आने ही थे। आज भी हर एनिमे एक जैसा नहीं दिखता। अगर आपको स्टाइल की जानकारी हो तो नोटिस करेंगे कि स्टूडियो जिबली का विजुअल लैंग्वेज अलग है, ड्रैगन बॉल्स अलग है, वन पीस अलग है, नारुतो अलग है। लेकिन फिर भी हमें उनमें एक ब्रॉडर जापानीज एनिमेशन आइडेंटिटी दिखाई देती है। यानी पहले एक विजुअल ट्रेडिशन बनती है, जैसे टाइम लगता है, और फिर उसी ट्रेडिशन के अंदर इंडिविजुअल स्टाइल्स पैदा होते हैं। अब एक चीज को ध्यान से समझिए, पहले एक विजुअल ट्रेडिशन बनता है। ट्रेडिशन यानी कि वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट हैज कंटिन्यूड फ्रॉम पास्ट टू द प्रेजेंट। यानी कि उन्हें जो 50 साल लग गए हैं मांगा कॉमिक्स को और एनिमे को स्टाइल डेवलप करने में, उन्होंने अपने सीनियर आर्टिस्ट के स्टाइल को आगे चलाया। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशन। एक एक शब्द को हल्के में मत लेना कि पढ़ लिया और चले गए, इट हैज डीप मीनिंग। फिर उसी ट्रेडिशन के अंदर जो कि पास्ट में स्टाइल शुरू हुआ था और प्रेजेंट में अभी भी यूज कर रहे हैं, इंडिविजुअल आर्टिस्ट उसमें अपना इंडिविजुअल स्टाइल को पैदा करते हैं। नाउ यू कैन कनेक्ट विद दिस थिंग के जो हमने स्टूडियो जिबली और ड्रैगन बॉल जी के स्टाइल में भी एक डिफरेंशिएशन की बात करी है, कनेक्ट हो जाएगा आपके। और अब हम बात करेंगे कि इंडियन एनिमेशन में समस्या कहाँ आती है। यहाँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। हमारी इस एनिमेशन इंडस्ट्री की पुरानी जनरेशन के बहुत सारे सीनियर जो आर्टिस्ट हैं और डिपार्टमेंट हेड्स हैं, वो सभी उस समय में ट्रेन हुए या उन्होंने ट्रेनिंग ली जबकि डिज्नी एंड वेस्टर्न एनिमेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव था। उनके स्टाइल में जो उनको पहले गुरु थे, उनसे सीखते सीखते डिज्नी का और वेस्टर्न एनिमेशन का प्रभाव बहुत ज्यादा है अभी तक उनके ऊपर, और वो अभी तक भी सीट्स के ऊपर हैं।
तो नेचुरली उनकी ट्रेनिंग एंड विजुअल थिंकिंग पर भी उसी डिजाइन लैंग्वेज का प्रभाव आया। अब इसके बाद इंडस्ट्री का कमर्शियल प्रेशर आता है। अब एक प्रोड्यूसर को प्रोजेक्ट बनाते समय ये भी सोचना पड़ता है, अगर मैं बिल्कुल नई इंडियन विजुअल स्टाइल में पूरा कार्टून सीजन बनाऊं तो क्या कोई चैनल या प्लेटफॉर्म इसे खरीदेगा? एक नए स्टाइल को डेवलप करने में रिसर्च चाहिए, समय चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए और पैसा चाहिए। इसलिए कई स्टूडियोज के लिए पहले से ही जो एस्टैब्लिश्ड विजुअल लैंग्वेज है उसमें काम करना कंपैरेटिवली सेफ है। इसलिए हमारी इंडियन इंडस्ट्री डिज्नी, मार्वल, एनिमे इंस्पायर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जितना भी डिटेल वाला लेबर वर्क है वो सारे का सारा इंडिया में होता है क्योंकि यहाँ पे सस्ता पड़ता है। लेकिन अपना स्वतंत्र इंडियन कैरेक्टर डिजाइन लैंग्वेज डेवलप करने के लिए हमें उतना समय, फ्रीडम या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन है और इंडस्ट्री भी यही एक्सपीरियंस आपको देती है। अब सवाल है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। यहाँ एक और चैलेंज आता है। भारत में कोई एक इंडियन फेस नहीं है। भारत कई राज्यों, क्षेत्रों और कम्युनिटीज वाला विशाल देश है, लेकिन यही भारत की खूबसूरती है। बट द प्रॉब्लम इज एक कैरेक्टर डिजाइनर के लिए शुरुआत में यही डाइवर्सिटी कंफ्यूजन भी पैदा कर सकती है। वो सोच सकता है या सोचता है आइडियल इंडियन फेस आखिर है कौन सा, लेकिन इसका एक सोल्यूशन मेरे पास है और मुझे लगता है जो मेरी सलाह है, कैरेक्टर डिजाइनिंग के शुरुआत में पूरे भारत का एक यूनिवर्सल इंडियन फेस बनाने की कोशिश मत कीजिए। आपने सही सुना। पहले किसी एक मजबूत इंडियन विजुअल ट्रेडिशन को चुनो और मेरे हिसाब से शुरुआत के लिए आप अजंता की पेंटिंग्स, अलोरा के स्कल्पचर ट्रेडिशन या पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, आप इन सब का अध्ययन कर सकते हैं या इनमें से किसी एक चीज को पकड़ लीजिए, फिर उसका अध्ययन कीजिए। एज बीइंग अ बिगनर अब आपके दिमाग में आएगा कि अजंता से क्या सीख सकते हैं। अजंता के फेसेस को ध्यान से देखिए। वहाँ का चेहरा फोटोग्राफिक रियलिज्म नहीं है, वह पहले से ही ऑब्जर्व्ड, सिंप्लीफाइड एंड स्टाइलाइज्ड है। आंखों में एक विशेष फ्लो है जो कि मैंने इसी चैनल पर एक ट्यूटोरियल में बताया है। बाहों में रिदम है, यानी कि आईब्रोज में रिदम है। नोज को बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से बनाया गया है। अब चेहरे और गर्दन के बीच सुंदर फ्लो है और सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है भाव। पूरे इंडियन आर्ट में भाव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अजंता और एलोरा जैसे ऐतिहासिक आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस हमें पुराने भारतीय कलाकारों की ह्यूमन फिगर और फेस को देखने की विजुअल थिंकिंग का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड देती हैं। अब जो इतने सालों से वो वर्क करते करते एक स्टाइल डेवलपमेंट किया था, इसे ही हमने पहले जो ट्रेडिशन की बात करी थी एनिमे के अंदर, वो यही ट्रेडिशन है या इसे ही वो ट्रेडिशन कहा जा सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हमें अजंता की सीधी कॉपी ही कर लेनी चाहिए, बल्कि हमें पूछना है उस समय के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने ह्यूमन फिगर को या पोर्ट्रेट्स को सिंप्लीफाई कैसे किया। अब नजर तो उन्हें भी लाइव ह्यूमन एक दूसरे को देखते ही होंगे, बट फिर भी उन्होंने स्टाइल को कैसे जन्म दिया, उन्होंने कौन सी डिटेल्स सीखी और कौन सी डिटेल्स को हटा दिया। अब उन्हें भी आईज तो रियलिस्टिक ही दिखाई देती होंगी एक दूसरे की, लेकिन फिर भी उन्होंने रियलिस्टिक बनाने की बजाय आईज को एक्सप्रेसिव कैसे बनाया। अब यही कैरेक्टर डिजाइनिंग की असली लर्निंग है। चलिए बात करते हैं पहाड़ी पेंटिंग की। तो पहाड़ी पेंटिंग से क्या सीखा जा सकता है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में आप देखेंगे एक बहुत क्लियर प्रोफाइल, विशिष्ट आंखें, डिस्टिंक्टिव आईज, सरल नोज का स्ट्रक्चर, कंट्रोल्ड लाइन और बहुत साफ सिलआउट, जो कि एनिमेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि कैरेक्टर डिज़ाइन में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप सोचिए कि क्या इन प्रिंसिपल्स को मॉडर्न एनिमेशन में बदला जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन कॉपी करके नहीं।
डीकोड करके। ये डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने ही स्टाइल बनाने का फॉर्मूला समझिए। मैं इसे 3 आसान शब्दों में समझाता हूँ: ऑब्जर्व, सिंप्लीफाई एंड एग्जैजरेट। पहले ऑब्जर्व। एक रियल इंडियन फेस को ध्यान से देखिए। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? आँख, नाक, जॉ, चीकबोन, हेड शेप। दूसरा, सिंप्लीफाई। अब उसकी सारी डिटेल्स मत बनाइए, फेस को बेसिक शेप्स में तोड़िए। इसके लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग को समझना जरूरी है। हेड ओवल, जॉ ट्रायंगल या स्क्वायर, आई आलमंड शेप, नोज वेज, चीक्स कर्व्ड मास। यहीं से डिजाइन शुरू होता है। तीसरा है एग्जैजरेट। अब कैरेक्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर को थोड़ा पुश कीजिए। अगर आंखें उसकी आइडेंटिटी है तो उन्हें थोड़ा एम्फसाइज कीजिए, और अगर नोज स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है तो उसे सिंप्लीफाई करके थोड़ा प्रोमिनेंट बना दीजिए। लेकिन हर चीज को बड़ा कर देना स्टाइल नहीं है, जो कि आमतौर पे स्टूडेंट्स समझते हैं कैरेक्टर डिजाइन करते हुए या कैरिकेचर बनाते हुए। सही फीचर को चुनना ही डिजाइन है, और डिजाइन को थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर को डिजाइन करना एक अलग बात है, लोगो डिजाइन करना एक अलग बात है। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज देता हूँ। एक काम कीजिए कि अजंता की गुफाओं में से, उनकी जो पेंटिंग में से कोई भी एक फेस ले लीजिए, या पहाड़ी पेंटिंग का कोई भी एक फेस चुन लीजिए। स्टेप 1, पहले ओरिजिनल आर्टवर्क को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। अब देखना और आर्टिस्टिकली ऑब्जर्व करना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इन पे भी कभी बात करेंगे। स्टेप 2 में आप उसके बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स को खोजेंगे उसी फेस के अंदर। अब स्टेप 3, उस फेस की डिटेल्स को लगभग 50% कम कर दीजिए। स्टेप 4, अब उसी फेस को केवल 10 या 15 इम्पॉर्टेंट लाइंस, आई रिपीट इम्पॉर्टेंट लाइंस में बनाने की कोशिश कीजिए। पोर्ट्रेट बनाने में अक्सर ये गलती करते हैं लोग कि लिप्स के एंड पे जो आपको चीक्स की लाइन दिखाई देती है उसको यंग फेस में भी बना देते हैं, जिससे कि वो ओल्ड लगता है। अब वही जो शेड है या लाइन है, अगर आप कार्टून में भी देंगे तो सेम इफेक्ट आएगा, जवान बूढ़ा लगेगा। स्टेप 5, अब रेफरेंस बंद कर दीजिए और उसी डिजाइन प्रिंसिपल से एक नया मॉडर्न इंडियन कैरेक्टर बनाइए। कहने का भाव, जो ऊपर हमने डिस्कस करा है उसी कैरेक्टर को बनाइए। फिर आपको उसे फ्रंट व्यू से बनाना है, थर्ड क्वार्टर व्यू से बनाना है, साइड व्यू से बनाना है, और अलग अलग एक्सप्रेशंस में बनाना है, क्योंकि एनिमेशन में अलग अलग एक्सप्रेशंस बहुत काम आते हैं। एक कैरेक्टर अलग अलग रूप में या अलग अलग मूड में होता है, तो एनिमेशन की शीट होती है कैरेक्टर डिज़ाइन की, उसी से देखा जाता है कि अब कौन सा एक्सप्रेशन इसके लिए बनाया गया है। यहीं से पता चलेगा कि आपने केवल कॉपी किया है या वास्तव में कैरेक्टर डिज़ाइन सिस्टम बनाया है। आई रिपीट, कैरेक्टर डिज़ाइन सिस्टम। इस वर्ड को अपने दिमाग में डालिए या इसे सर्च करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी बात, हमें एनिमे से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कि वाकई में बहुत मुश्किल है। हमें डिज्नी को भी रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मार्केट में होगा नहीं। हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। अगर इंडियन आर्ट या इंडियन स्टाइल में आपने अपने स्टाइल को सामने लाना, क्योंकि उन्होंने अपनी विजुअल लैंग्वेज को डेवलप करने में समय लगाया है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, और हमारी शुरुआत अपने विजुअल रिसोर्सेज से हो सकती है। विजुअल रिसोर्सेज यानी कि अजंता, एलोरा, पहाड़ी पेंटिंग, इंडियन स्कल्पचर्स। हमारे पास ये खजाना है, और ये खजाना तब तक खजाना नहीं बनेगा जब तक आप इस खजाने का यूज़ नहीं करते। वो तो पड़ा है, वो पड़ा ही रह जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अगर आप सीरियसली ऐसा करना चाहते हैं तो
आज हमारे आसपास रहने वाले रियल इंडियन पीपल से हम रेफरेंसेस तो ले सकते हैं, लेकिन एंशियंट इंडियन आर्ट हमें फाउंडेशन दे सकता है। दूसरी तरफ मॉडर्न इंडिया हमें नए कैरेक्टर दे सकता है, क्योंकि कहानियाँ कुछ अगर डायरेक्टर बनाना चाहेंगे या एनिमेटर जो कि डायरेक्शन कर रहा है वो बनाना चाहेगा, तो वो आज के समय से हो सकती हैं और होंगी ही। तो हमारी आर्ट की एक छोटी सी सब्सक्राइबर्स की जो फैमिली है, उसमें से ब्रजेश चंद्र ने मुझसे यह सवाल किया था और मेरा जवाब यही है। अगर आप अपनी इंडियन फेस स्टाइल बनाना चाहते हैं तो शुरुआत इस सवाल से मत कीजिए, मैं एनिमे जैसा इंडियन स्टाइल कैसे बनाऊं। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एनिमे वालों ने किसी की तरफ नहीं देखा था, उन्होंने अपना ही स्टाइल बनाया था। और ब्रजेश को ही नहीं, हमें सबको अपना सवाल बदलना होगा। खुद से क्वेश्चन ये है कि हमारे प्राचीन भारतीय कलाकारों ने हिस्टोरिकली फेस और ह्यूमन फिगर को कैसे देखा, कैसे सिंप्लीफाई किया, उसको स्टाइल में कैसे बदला, और मैं उस सोच को आज की एनिमेशन लैंग्वेज में कैसे बदल सकता हूँ। ये सवाल हमारा खुद से होना चाहिए। यह एक नई जर्नी शुरू हो सकती है, डिफरेंट तरह की क्रांति अगर बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलकर ये करें तो क्या नहीं हो सकता। तो आखिरी में फिर से रिपीट करता हूँ कि कैरेक्टर डिजाइन करना है तो ऑब्जर्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, और एक्सपेरिमेंट करने से कभी मत घबराइए। जो एक्सपेरिमेंट करने से घबराता है वो बूढ़ा हो जाता है। एज से ही बूढ़ा नहीं होता इंसान, जो डरता है उसकी सोच में ही वो बूढ़ा हो जाता है। और सबसे ज़रूरी, कॉपी मत कीजिए, अपने पुराने इतिहास की जो पेंटिंग्स हैं उसे डिकोड कीजिए। और इस चैनल पे मैं वही कर रहा हूँ, तो इस चैनल पे भी बने रहिए, क्योंकि आगे जाके मैं ये सारी चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करूँगा। क्योंकि शायद इंडियन एनिमेशन की अगली पहचान किसी बड़े स्टूडियो से नहीं, आप जैसे ही किसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की स्केचबुक से शुरू होगी। बाय फॉर नाउ, हैप्पी स्केचिंग।